Assalamu alaikum स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड आई होप कि कल का लेक्चर आप लोगों ने सुना होगा और आप लोगों को समझ आई होगी। मैं देखता रहता हूँ कमेंट सेक्शन में कि किसी का कोई क्वेश्चन होगा, बट आई थिंक या तो आप लोग सुन नहीं रहे सही से, या शायद पता नहीं आप लोग के कोई क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा आप लोग के दिमाग में। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग अपलोड किया करें लाजमी, कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन कर दिया करें। सो वी स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। So this is our third lecture. Today is Saturday, 11th April. Uh, so yesterday we have studied about scope. We have started scope and significance of ethology or animal behavior. So the first we have studied in taxonomy classification. Ethology is very important in on classifying the organisms in taxonomy. We have studied about crickets, that we distinguish different species of crickets on the basis of their mating calls. Then we have studied that it is important for different animal keepers. We have discussed aquaculture, we have discussed apiculture, sericulture. Today we will start with lake culture. So lake culture, uh, farmers which grow lake. What is lake? Lake is a resinous substance which are produced by insect. We also call this insect as lake insect. The scientific name of this insect is Caria laca. Now this carrier laca produces a resinous protein which is known as a lac. अच्छा, ये जो लैक है हमारे पास, ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिफरेंट इसके यूजेस है हमारे पास। लाइक हमारे पास लैक जो है ये डाइज में यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। ठीक है, डिफरेंट चीज़ों को डाई करने, डाई कहते हैं कलरिंग करने के प्रोसेस को। तो लाइक वूल और सिल्क के जो क्लोथेस होते हैं, कल हमने सिल्क वॉर्म का पढ़ा था, तो उस सिल्क से जो हम क्लोथेस बनाते हैं, उस सिल्क को मोस्टली लैक के थ्रू रेजिन या इसके जो बने हुए डाइज हैं उनके थ्रू कलर किया जाता है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि हम इसके थ्रू क्यों कलर करते हैं कि वो जिस डाई में लैक मिला हुआ होता है, तो वो जो डाई एक बार किसी चीज़ को कलर कर दे तो वो कलर फिर उतरता नहीं है, वो फेड नहीं होता। जिस तरह कुछ कलर कपड़े वगैरह होते हैं वो कलर छोड़े होते हैं, तो अगर लैक होगा उस डाई में तो वो डाई जिस कभी भी उस कपड़े से फिर उतरता नहीं है। इसके अलावा हमारे पास ये बेसिकली रेजिन है, तो ये हमारे पास डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में भी यूज़ होता है। हमारे पास जैम्स वगैरह में भी इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक इसकी प्रॉपर्टी ये है कि हमारा अगर हम अपने नॉर्मली इसके काम देखें कि कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है, तो हमारे जो मोस्टली ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं या जो आंसर शीट्स जाती हैं, तो वो सील्ड होती हैं और उसके ऊपर एक स्टैम्प लगी होती है। उसमें भी ये लैक का इस्तेमाल होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि एक बार इसको पिघला के आप लगा देते हैं तो ये चिपक जाता है। उसके बाद अगर ये उखड़ गया तो वापस फिर ये किसी तरह से चिपकता नहीं है। तो वो मोस्टली क्या होता है कि जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं सिक्रेसी के लिए, वो उसको लैग के थ्रू बंद किए होते हैं, तो वो एक बार तो चिपक जाता है, वो बंद हो जाता है। तो जब एग्जामिनर उठाने जाता है तो अगर वो सील्ड है तो पता चल रहा था, लेकिन अगर वो ओपन हुआ हो तो फिर कभी भी वो वापिस से आपस में वो वापिस से चिपक नहीं सकता। तो पता चल जाता है कि सिक्रेसी क्या हुई है, आउट हो गई है। तो ये तो हमारा वो काम है जो हम इधर देखते हैं। ठीक है, अब ये सेम वही तरीका है कि हमारे पास ये लैक इंसेक्ट होता है और इसका जो लार्वा है, ठीक है, मैंने कल आपको बताया जो सिल्क वॉर्म में कि हमारे पास मेटामॉर्फोसिस, जो हमारे पास कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, उसमें जो इंसेक्ट है वो 4 डिफरेंट स्टेजेस में अपनी लाइफ के दौरान गुजरता है। फॉर एग्जांपल एडल्ट एग्स ले करते हैं, एग से जो है वो डायरेक्ट एडल्ट पैदा नहीं होता, बल्कि कौन पैदा होता है, लार्वा आता है। फिर लार्वा जो है चेंज होता है इनटू प्यूपा और प्यूपा फिर चेंज होता है इनटू एडल्ट। तो हमारे पास जो सिल्क वॉर्म था उसका जो लार्वा है, जब वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है तो वो प्यूपल स्टेज में सिल्क सिक्रीट करता रहता है और अपने इर्द गिर्द कोकून बना लेता है। इसमें जो है वो लार्वा जो है वो क्या करता है, रेजिन सिक्रीट करता है। ठीक है, और वो रेजिन जो है हमारे पास डिफरेंट कामों में यूज होता है। अब हमारे पास इसमें हम इसका बिहेवियर का क्या तरीक़ेकार है, हम बिहेवियर क्यों पढ़ते हैं? इसका बिहेवियर ये है कि अगर आप इसको स्पेशल टाइप के ट्री पे
ये स्पेशल टाइप की फूड दोगे तभी तो ये लैक प्रोड्यूस कर सकता है, ये रेजिन प्रोड्यूस करता है, अदरवाइज ये लैक इतना ज़्यादा भी प्रोड्यूस नहीं करता या बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करता। और दूसरी जो है डिपेंड करता है कि आप इसको क्या फीडिंग दे रहे हो, तो फूड पे डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का लैक आपने ऑब्टेन करना है। और दूसरा इसका बिहेवियर इसलिए भी पढ़ते हैं कि क्योंकि हम जितनी ऑप्टिमम कंडीशन इसको प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा वो लार्वा जो है ग्रो करेगा, बेटर ग्रो करेगा, और जितनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी वो उतना ज़्यादा जो है ये लैक सिक्रिएट कर सकेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा था लैक कल्चर में कहाँ पे हमारे पास इथोलॉजी कहाँ पे यूज़ होती है। मूविंग टू नेक्स्ट, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में भी हमारे पास डेयरी फार्मिंग जो हम ये गाय भैंसे पालते हैं, ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास बिहेवियर का बहुत बड़ा रोल होता है। लाइक किस तरह होता है कि अगर आपको गाय भैंसों के बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर का नहीं पता और वो बीमार हो गए और एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो इसका लाजमी मतलब है कि वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करती रहेंगी लेकिन आपको उनकी बीमारी का पता नहीं चलेगा, और जब बीमारी का पता नहीं चलेगा आप उनका क्योर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए डेयरी फार्मिंग में भी हमारे पास इथोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आपको नहीं पता कि जो आपकी काउज पाली हुई हैं, आप बफलोज पाली हुई हैं, उनकी फेवरेट खुराक क्या है, अगर आप उसको वो फेवरेट खुराक देंगे तो वो ज़्यादा खाएंगे, एज अ रिजल्ट मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो सकती है और मीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो सकती है। और दूसरा, इथोलॉजी पढ़ने से आपको ये भी पता चल सकता है कि ठीक है, तो इथोलॉजी से आपको ये भी पता चल सकता है कि आपकी जो काऊ है वो डिजीज़ है या उसमें कोई बीमारी नहीं है, वो नॉर्मली बिहेव कर रही है, तो इसका मतलब है डिजीज़ नहीं है। तो ये डेयरी फार्मिंग में भी हमारे पास इथोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग में भी हमारे पास इथोलॉजी यूज़ होती है, बिकॉज आप देखें कि ये जो हमारे पास मोस्टली पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बहुत नाजुक ये मुर्गियाँ जो होती हैं बहुत नाजुक होती हैं, थोड़ी सी भी एनवायरनमेंट में अगर चेंज हो जाए तो क्या होता है कि इनकी डेथ काज होने लग जाती है। तो आपको फुली उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना होता है कि किस टेम्परेचर पे ये प्रॉपर ग्रो करती हैं, क्या इनको कंडीशंस चाहिए होती हैं, ह्यूमिडिटी की क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं, ठीक है, इनकी फूड कैसी होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि वो आपके जो आपने बच्चे पाले हुए हैं वो क्या होते जाएंगे, मरते जाएंगे, और क्या होगा, आपको नुकसान होगा। तो इसमें हमारे पास पोल्ट्री फार्मिंग में भी हमारे पास बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि हमारे पास डिफरेंट जो हेन्स हैं, डिफरेंट चिकन, उनके डिफरेंट स्टेजेस पे हाँ, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइक जो बच्चा है उसको डिफरेंट फूड चाहिए कि उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो, कि ग्रोथ जितनी अच्छी होगी वो उतनी वेल डेवलप्ड चिकन बनेगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वो ग्रोथ हो चुकी है, अब वो अंडे देने वाली मुर्गी, आपने उससे एग्स लेने हैं, तो क्या होगा कि हमारे पास हमें वो फूड उसको देनी है कि जो एग्स की जो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन होता है हमारे पास, विटामिन्स होते हैं, तो ऐसी फूड देनी है कि जिसमें इन प्रोटीन्स की मिकदार क्या हो, ज़्यादा हो। तो आपने सुना होगा कि आपके पास जब भी आप कोई फीड लेने जाएं या कोई मुर्गियों की, तो वहाँ पे वो एक अलहदा से पड़ी होती है कि अंडों वाली फीड है। तो अंडों वाली फीड में यही है कि वो सारी उसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जो एग के लिए ज़रूरी होती हैं। तो वो जितनी ज़्यादा आप वो फूड उसको देंगे उतना ज़्यादा जो है मुर्गी जो है एग्स ले करती है। तो इसमें भी हमारे पास बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कल्चर्स तो ख़त्म हो गए। थर्ड जो स्कोप और इम्पोर्टेंस हमारे पास एनिमल बिहेवियर की, इट इज़ द पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल किस तरह के हमारे पास मोस्टली जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट किसे कहते हैं कि जो हमारी फसलों को तबाह करें। ठीक है, अब पेस्ट का भी हमें बिहेवियर पढ़ना चाहिए, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कोई पेस्ट है उसके बिहेवियर में हमें क्या क्या स्टडी करना पड़ता है। पहले पहले तो जो है इधर देखिए, इथोलॉजी इज आल्सो यूज टू सेव अवर क्रॉप फ्रॉम पेस्ट्स, कि हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं पेस्ट से। ठीक है, पेस्ट वो इंसेक्ट हैं या वो एनिमल्स हैं जो आपकी फसलों को खाते हैं और तबाह करते हैं। बाय इथोलॉजी वी अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ द पेस्ट। हम क्यों क्या करते हैं कि हम पेस्ट की लाइफ साइकिल्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल किस तरह, मैंने आपको बताया कि हमारे पास मोस्टली जो इंसेक्ट्स हैं या पेस्ट हैं उनमें 4 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं।
एग ले करते हैं, फिर एग्स कितने दिनों में हैच हो रहा है ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। फिर भाई लार्वा है, ठीक है, हमारे पास लार्वा कितने दिन तक, कौन स्टेजेस तक लार्वा रहता है, मीन्स लार्वल स्टेज 1 हफ्ता रहती है, 10 दिन रहती है, 15 दिन रहती है, ये भी स्टडी करना ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास उसकी जो प्यूपल स्टेज है वो है प्यूपल स्टेज या प्यूपल स्टेज नहीं है। तो अगर प्यूपल स्टेज नहीं है तो इसका मतलब है कि वो हेमी मेटाबोलन्स है, अगर प्यूपल स्टेज है तो वो होलो मेटाबोलन्स है। ठीक है, तो सबसे पहले इथोलॉजी में हम उनके लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं पेस्ट के। ठीक है, कि कितने दिन में इसका एग हैच होता है, कितने दिन इसकी लार्वल स्टेज रहती है, फिर कितने दिन इसकी प्यूपल स्टेज रहती है, और फिर कितने दिन इसकी में इसका एडल्ट की एज है, एडल्ट की एज कितनी है। ठीक है, उसके अलावा किस सीज़न में ये आके हमारी क्रॉप्स को अटैक करते हैं, ये भी हमें पता होना ज़रूरी है। इन इंसेक्ट्स का ब्रीडिंग सीज़न कौन सा है, ठीक है, एग लेइंग सीजन कौन सा है, ये सारा हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। क्यों स्टडी करते हैं ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। दूसरा हमें ये स्टडी करना होता है दैट वी अंडरस्टैंड विच स्टेज ऑफ इंसेक्ट, के कौन सी स्टेज है इंसेक्ट की जो आपकी फसल को अफेक्ट करती है। लाइक जाइगोटिक स्टेज है, जाइगोटिक स्टेज जो एग्स ले करते हैं और वो फर्टिलाइज्ड एग को हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोटिक स्टेज आपकी फसल को इन्फेक्ट कर रही है, या फिर आपकी जो लार्वल स्टेज है वो आपकी फसल को इन्फेक्ट कर रही है। ठीक है, या फिर जो उसकी एडल्ट स्टेज है या प्यूपल स्टेज है वो आपकी क्रॉप्स को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। मोस्टली जो प्यूपल स्टेज है वो कभी भी किसी भी क्रॉप को अफेक्ट नहीं करती, बिकॉज प्यूपल स्टेज हम उस स्टेज को कहते हैं कि जिसमें वो इंसेक्ट फीडिंग करना रोक देता है। तो अगर वो फीडिंग स्टॉप कर चुका है तो इसका मतलब है कि आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। तो पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास कौन सी फॉर्म इंसेक्ट की आपकी फसल को तबाह कर रही है। आइदर वो लार्वल स्टेज है, लाइक आप जितने देखें जो हमारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स के मोस्टली एडल्ट्स कुछ भी नहीं कहते, फ्रूट्स के जितने भी आपके पास पेस्ट हैं, जो सबसे बड़े पेस्ट हैं जो ऑर्किड्स या जो फ्रूट्स के हैं वो बटरफ्लाइज और मॉथ्स हैं, जो तितलियां वगैरह हैं। अब वो एडल्ट इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, उनके जो लार्वा हैं, जो कैटरपिलर्स हैं, वो आप देखें फ्रूट्स के अंदर घुसे होंगे, अमरूद में कीड़े होते हैं और दूसरे भी फ्रूट्स में कीड़े होते हैं। इसी तरह उनके लीव्स खा जाते हैं, तो जब उनके पत्ते खा जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस जब लो होता है तो क्या होगा कि सही तरह से प्लांट्स जो है वो फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकेंगे, तो क्या होगा, आपके पास फ्रूट की प्रोडक्शन कम होगी। ठीक है, तो हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है साइकोटिक स्टेज किस तरह अफेक्ट करती है। लाइक आपके जो गंदम है, ठीक है, तो आप गंदम ले आए, उसमें कीड़ा नहीं होगा, आप बिल्कुल धो के रखें, लेकिन आप जब भी आटा पिसवा के रखते हैं तो वो उसमें अंदर से कीड़े निकल रहे होते हैं। वो किस तरह होता है कि हमारे पास जो इसका पेस्ट है उसको हम कहते हैं ट्राइफोलियम बीटल। ठीक है, जो आटे के अंदर वो कीड़ा होता है उसको हम ट्राइफोलियम बीटल कहते हैं। वो क्या करती है, वो गंदम के दानों के अंदर एग लेकर, जो फर्टिलाइज्ड एग है या जो जाइगोटिक सेल है उसको गंदम के दाने के अंदर ले करती है। तो वो जैसे ही वो गंदम आती है, ठीक है, और गंदम में क्या होता है कि उसका जो इंटरनल पार्ट होता है वो उस पे फीड करना स्टार्ट कर देता है उसका लार्वा, और फिर अंदर से खोखला करके बाहर निकल आता है। तो अब ये जो है जाइगोटिक स्टेज जो है हमारे लिए इसकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो हमें पहले ये समझते हैं इथोलॉजी में कि कौन सी स्टेज आपके क्रॉप्स को ख़राब कर रही है। सेकेंडली जो हमारे पास केमिकल कंट्रोल है, कि हम केमिकली कंट्रोल करते हैं, हम लाइक यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स, ओविसाइड्स, लार्विसाइड्स, फंजीसाइड्स, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स हैं। अब इंसेक्टिसाइड्स लाइक आप इसमें इथोलॉजी किस तरह यूज़ होती है, लाइक आप यूज़ कर रहे हैं ओविसाइड, ठीक है। अब ओविसाइड वो केमिकल है विच किल्स ओवम, जो ओवा या जाइगोटिक स्टेज को किल करता है। अब आपको उसकी लाइफ साइकिल का नहीं पता इंसेक्ट का। अब उसने एग्स ले किए और एग्स लार्वे में तब्दील हो चुके हैं और आप ओविसाइड स्प्रे कर रहे हैं, तो वो ओविसाइड फिर किसी काम की नहीं है, बिकॉज ओवम है ही नहीं, जाइगोट है ही नहीं, सारे के सारे जो ओवम है या एग्स थे वो अब लार्वे में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर या आपने इस तरह कर लिया कि आपको उसकी लाइफ साइकिल का नहीं पता, आपने सिर्फ देखे इंसेक्ट्स घूम रहे हैं, उन्होंने अभी एग्स ले किए ही नहीं और आपने ओविसाइड स्प्रे कर दिया, तो क्या हो गया, पेस्ट की पॉपुलेशन भी कंट्रोल नहीं हुई और आपका जो वो है उसमें भी ओविसाइड पे भी पैसा आपका खर्च हो गया। इसी तरह लार्विसाइड्स, तो अगर आपको पता होगा कि भाई
किस टाइम पे इनके जो एग्स हैं वो हैच होंगे लार्वे में, तब आप लार्विसाइड वो दवाइयाँ हैं जो लार्वा को किल करती हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट टाइम का पता है होगा कि किस टाइम ओवम से लार्वा आ जाएंगे, तो तभी आप लार्विसाइड स्प्रे करेंगे तो आपका फायदा होगा। अदरवाइज अगर लार्वे हैं ही नहीं, फॉर एग्जांपल ओवम स्टेज पर और आप लार्विसाइड स्प्रे कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपकी वो वैसे के वैसे आपकी फसल भी तबाह होगी और आपके पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं। या आप लेट हो गए, लार्वे के जितने भी थे वो सारे के सारे एडल्ट में कन्वर्ट हो गए, तो अब क्या हुआ, आप लार्विसाइड स्प्रे करें, कोई फायदा भी उसका नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज में भी हमारे पास जो एनिमल बिहेवियर या इथोलॉजी है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। अच्छा, बायोलॉजिकल कंट्रोल हमारे पास एक और है जो हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए मेथड यूज करते हैं, उसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, हमारे पास केमिकल कंट्रोल मोस्टली आजकल हम यूज नहीं करते, बिकॉज क्या होता है कि वो केमिकल क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, वो हमारे इंसेक्ट को तो मार देते हैं, जारी बात है, लेकिन उसी दौरान बहुत से ऐसे यूजफुल इंसेक्ट भी हैं हमारे लिए, वो भी मर जाते हैं। दूसरा, वो केमिकल आपकी ज़मीन में भी जाता है और रूट्स के थ्रू प्लांट को भी अफेक्ट करता है, आपके फ्रूट्स के ऊपर भी वो केमिकल लग जाता है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां होने का खतरा होता है। ठीक है, तो एक नई टेक्नोलॉजी आई है या नई एक अप्रोच है कि जिसमें जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम क्या करते हैं, हम इसमें फॉर एग्जांपल कोई इंसेक्ट आपकी क्रॉप को फसल को तबाह कर रहा है, तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए दूसरा इंसेक्ट यूज करते हैं या दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल कंट्रोल दैट टू कंट्रोल पेस्ट बाय यूजिंग अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि हमारे पास जब भी हम एक पेस्ट को कंट्रोल करने किसके थ्रू करेंगे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू उस पेस्ट को कंट्रोल करें, तो इसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। लाइक हमारे पास लेडी बर्ड बीटल है, ये हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेस्ट है, इंसेक्ट है, ठीक है, अब उस इंसेक्ट का जाहिर बात है, आपने उस इंसेक्ट ने आपकी क्रॉप पे अटैक कर लिया, अब जाहिर बात है उसका फूड चेन में रोल होगा, कोई ना कोई दूसरा इंसेक्ट ऐसा होगा कि जो उस इंसेक्ट को फीड करता हो। समझ आ रही है कि आपकी क्रॉप पे एक इंसेक्ट ने अटैक किया, तो कोई और इंसेक्ट आप ऐसा सर्च करते हैं कि जो इस जो आपका पेस्ट है क्रॉप का उस पे फीड करे। तो आप जब आपको बिहेवियर का पता होगा एनिमल्स का, वो सॉरी इंसेक्ट का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि कौन सा इंसेक्ट किस इंसेक्ट को खाता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि वो वाला इंसेक्ट लाके छोड़ देंगे, वो जितना भी आपका पेस्ट है उसको खा जाएगा। लाइक लेडी बर्ड बीटल जो है हमारे पास ज़्यादातर मोस्टली जो हमारे पास पेस्ट हैं उन पे ये फीड करती है, जितने भी इंसेक्ट हैं, बिकॉज ये हमारे पास कार्निवोरस बीटल है, ये बिल्कुल प्लांट मटेरियल नहीं खाती, तो हम बहुत सी तादाद में लेडी बर्ड बीटल ले आते हैं, उसको अपनी क्रॉप में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो जितने भी वो पेस्ट होते हैं उनको, उनके लार्वा को भी खा जाती है और उनके एडल्ट्स को भी खा जाती है, अगर वो इसके इससे साइज में छोटे हों। अगर पेस्ट जो हैं इसके साइज से बड़े हैं, तो फिर क्या होगा, हमें कोई और इंसेक्ट यूज करना पड़ेगा कि उस इंसेक्ट पे कौन सा फीड करता है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए भी हमारे पास इथोलॉजी बहुत ज़रूरी है कि हम डिफरेंट इंसेक्ट्स के बिहेवियर का पता करें कि कौन सा इंसेक्ट, अच्छा, तो हमें जब बिहेवियर का पता होगा कि ये इंसेक्ट इस इंसेक्ट पे फीड करता है, तो जब भी वो दूसरा वाला इंसेक्ट एज अ पेस्ट कहीं अटैक करेगा, तो हम इस इंसेक्ट नंबर 1 को यूज करके उसको कंट्रोल कर लेंगे, कोई केमिकल की भी यूज करने की जरूरत नहीं हुई और हमारे पास पेस्ट भी हमारा कंट्रोल हो गया। तो इसमें भी इथोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक और है फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल में हम डिफरेंट फिजिकल मेथड्स के जरिए अपने जो हैं पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। लाइक हमारे पास एक पेस्ट है एफिड्स, ठीक है, अब एफिड्स जो है ये क्या करती है, बहुत छोटा सा इंसेक्ट है और ये प्लांट नेक्टर यानी कि वो पत्तों के नीचे चिपका हुआ होगा और स्टेम पे बैठा होगा, ग्रीन रंग का, शायद आप लोगों ने देखा भी हो, कॉमन है बहुत, और वहां से जो है वो अंदर से जो है जूस पी रहा होता है, प्लांट का जो नेक्टर है, और वो सेल्स को चूस रहा होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या कर लेता है, उस प्लांट ऐसे जलता भी नहीं है और इतना खराब भी नहीं होता, लेकिन वो बहुत कमजोर हो जाता है प्लांट, और उसकी जो प्रोडक्शन है, मीन्स जो वो हमें प्रोडक्शन देता है, क्रॉप की यील्ड होती है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब इसको हम इसमें क्या एथोलॉजी का रोल है, अब साइंटिस्ट ने इसका बिहेवियर पढ़ा कि ये येलो कलर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, अब इसको हम फिजिकल कंट्रोल में किस तरह यूज़ करते हैं, इसके इस बिहेवियर को हम क्या करते हैं कि मोस्टली फार्मर्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े येलो कलर की जो है शीट्स लाते हैं, उसके ऊपर गम लगा देते हैं या ग्लू लगा लेते हैं। अब ये चूंकि जब
किसी भी फसल पे आ रहा होता है तो ये येलो कलर की तरफ अट्रैक्टेड होता है। तो ये क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ लैंडिंग एट योर क्रॉप, ये उन येलो शीट्स के ऊपर लैंड करते हैं। तो जैसे लैंड करते हैं, उन शीट्स के ऊपर ग्लू लगी होती है, वहीं पे ये स्टिक हो जाते हैं और फिर वहां से उड़ नहीं सकते। तो इस तरह फिजिकल कंट्रोल में भी हमारे पास क्या होता है कि इथोलॉजी का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है। फोर्थ वन इज हमारे पास जो स्कोप है कि वेटेरिनेरियंस, कि वो जो हमारे पास वेटरनरी स्टडी करते हैं, मींस जो हमारे पास एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो वेटेरिनेरियंस को भी उनमें एक अलहदा इथोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिसमें उनको एनिमल्स के नॉर्मल बिहेवियर पहले पढ़ाया जाता है। बिकॉज मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको एबनॉर्मल बिहेवियर का तब पता चलेगा कि जब आपको नॉर्मल बिहेवियर पता हो। तो उनको नॉर्मल बिहेवियर पढ़ा देते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं कि अगर ये डिजीज हुई तो इस तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर शो होगा, अगर ये डिजीज होगी तो इस तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर शो होगा। तो वेटेरिनेरियंस जो है फिर मोस्टली जो डिजीजेस की डायग्नोसिस है वो उसी एबनॉर्मल बिहेवियर पे शो के ऊपर करते हैं। बिकॉज एनिमल्स जो है वो आके डॉक्टर को इस तरह नहीं बता सकते कि भाई डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, या मेरा सर दुख रहा है, या मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम का मसला है। वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स कुछ ना कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर शो करना स्टार्ट करते हैं। उसी एबनॉर्मल बिहेवियर को वेटेरिनेरियंस जो है डिटेक्ट करके डायग्नोस करते हैं कि इस एनिमल में कौन सी बीमारी है। और जितनी जल्दी, क्योंकि आपको पता है कि जो बीमारी जितनी जल्दी डायग्नोज होती है उसका इलाज करना उतना ज़्यादा आसान होता है, और उसका इफेक्ट भी एनिमल पे कम से कम होता है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने घर में पाले हुए हैं कोई भी एनिमल, गाय भैंस है, और वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रही है और इसको पता ही नहीं है, और वो जब तक इतनी ज़्यादा बीमार हो चुकी होती है कि जब वो बिल्कुल उठने के काबिल नहीं होती, तब क्या करते हैं, जाके वेटरनेरियन को बुलाते हैं। तब एक तो मोस्टली उसका या तो इलाज नहीं होता, मर जाता है, या फिर अगर इलाज हो भी जाए तो वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है कि फिर क्या होता है, या तो कसाई को बेचते हैं, या फिर उसकी मिल्क प्रोडक्शन भी कम होगी और मीट प्रोडक्शन भी कम होगी। तो इसलिए वेटरनेरियंस के लिए भी जो इथोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। लाइक वेटरनेरियंस के पास लाजमी नहीं है कि ये हमारे पास यानी गाय भैंसे जाएं, जो आपके पास बहुत से जो पेट्स रखे होते हैं लोगों ने, उनको भी लोग लेके जाते हैं, ताकि और जो आम लोगों को जिसने पेट्स पाले हैं उसको नहीं होता पता इतने ज़्यादा एबनॉर्मल बिहेवियर का, तो वो रेगुलर चेकअप्स कराते हैं कि भाई डॉक्टर जाके देखते हैं कि भाई कोई इसका बिहेवियर में चेंज तो नहीं है। अगर चेंज होती है तो डॉक्टर अर्ली स्टेज पे उसको, जो वेटरनेरियन है, अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करके और उस बीमारी का या उस डिजीज़ की का इलाज करना शुरू कर देता है। तो जितनी अर्ली स्टेज पे डिजीज़ डायग्नोज हो जाती है उसका इलाज करना उतना ही ज़्यादा आसान होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। आई होप कि मेरे डिफरेंट लेक्चर्स आप लोग को समझ आ रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग प्लीज़ पूछा करें, बिकॉज़ अगर क्वेश्चन नहीं कोई पूछता तो फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिकॉज़ जब भी आपको कुछ चीज़ समझ आ रही होती है तो क्वेश्चंस अराइज़ होते हैं। अगर आप लोग के क्वेश्चंस अराइज़ नहीं हो रहे, इसका मतलब है आपको टॉपिक की समझ नहीं आ रही। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लिखा करें, और अगर आपके पास कोई सजेशंस हो गए किस तरह आई कैन इम्प्रूव माय लेक्चर, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि किस तरह मैं अपने लेक्चर को इम्प्रूव करूं। बिकॉज आप लोग भी पहली दफ़ा ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, एज अ टीचर हम भी जो है पहली दफ़ा ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, तो हमें भी पहले एक्सपीरियंस नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोग के सजेशंस पे या सजेशंस देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भी इम्प्रूव करेंगे। आप लोग भी अपनी मेहनत करें, बिकॉज यही आप लोग की क्लासेस हैं। ठीक है। इसके अलावा बाद में इस टॉपिक की क्लासेस नहीं होंगी, तो आराम से सुना करें, इससे नोट्स भी बना लें और सही तरह से समझें। कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी आप लोग क्लियर करें, बिकॉज आपके फ्यूचर भी इसी पे डिपेंड करता है। और अब आपको एक मौका मिला है कि चूंकि अगर 31 मई तक छुट्टियां रहती तो आप लोग का सेमेस्टर क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। तो अब वो आपका सेमेस्टर लेट नहीं हो रहा, आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हैं, तो इसमें आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। और दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट नहीं आ रहे, ना कमेंट करते हैं, ना ऑनलाइन होते हैं, तो उनसे भी कहें कि आप ज़रूर ऑनलाइन हो। अगर सारा दिन नहीं रह सकते तो थोड़ा सा पैकेज करा के सिर्फ क्लास की टाइमिंग के दौरान आ जाएं, अटेंडेंस पे कमेंट करके, और बस फिर वो बाकी चूंकि मटेरियल तो वो किसी भी टाइम जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। ओके। थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। खुदा हाफिज। हैव अ नाइस डे।